कैसे है यारो आप सभी लोग। तो पेपर नंबर थर्ड सीए इंटरमीडिएट 8 ऑफ मई 2023 जो पेपर हुआ था आपका कॉस्टिंग का, उसके लिए यह पूरा मॉडल आंसर का वीडियो है। इसमें आप सभी क्वेश्चन के इन डेप्थ आंसर अलोंग विद द लॉजिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। पेपर का मॉडल आंसर स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ ओवरव्यू कि पेपर कैसा था। एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से जो आईसीए की एक्सपेक्टेशन रहती है बेटा, कभी भी ये नहीं रहती कि जो स्टडी मटेरियल में दिया गया है या जो कंपाइलर के क्वेश्चन है एफ इट इज हम स्टूडेंट को दे दे एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू जस्ट अप्लाई द सेम कंसेप्ट। नो वे, यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कुछ ना कुछ तो नया आएगा बॉस, है ना। इंटरमीडिएट लेवल पे एट द मैक्सिमम साइड 15 to 20 मार्क्स का पेपर नया आता है। नया आता है इन द सेंस कुछ कंसेप्ट नए होते हैं या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है, लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सी करिकुलम, नथिंग न्यू। होता क्या है, जिन बच्चों ने उन 20 मार्क्स के पोर्शन को इन द फर्स्ट आवर में अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, डेफिनेटली दे विल लूज द कॉन्फिडेंस बिकॉज उन क्वेश्चनों को करने में कंपेरेटिवली समय ज्यादा लगता है। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर आपके पास समय कम होता है बॉस, तो वहां पे फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है ना। तो हमेशा याद रखिए, स्पेशली नवंबर 23 स्टूडेंट, कि जो भी आपका पेपर आएगा वो 80% पेपर 100% अचीवेबल होता है। मतलब out of 100 marks paper, a max to max 20 marks portion can be of the difficulty level, rest will be the moderate and the easy level. So if पेपर में भी यही हुआ तो जिन बच्चों ने 20 मार्क्स के पीछे भागा उनके लिए पेपर टफ था लिटरली। फिर वहां से कोप अप करके वो रिमेनिंग 80% मार्क्स जो मुझे आते थे उसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता है अगर आपका इनिशियल आवर में वहां पे कॉन्फिडेंस अगर लूज हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस पेपर से जिन भी बच्चों का अटेम्प्ट नवंबर 23 है, ऑलवेज बी मेंटली स्ट्रांग कि जब पेपर हमारे को हाथ में मिलेगा मैक्सिमम हमारा कंफर्ट जोन रहेगा 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स पेपर कैन बी आउट ऑफ द बॉक्स। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे बेटा तो कभी भी आप पैनिक में नहीं आएंगे और पहले अगर आप 80% मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड इन द रिमेनिंग 30 to 40 मिनट्स जो आपके पास बचेंगे आफ्टर अटेम्प्टिंग 80 मार्क्स पेपर, उन टाइम पे अगर आप वो 20% पोर्शन अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली जो आपका माइंडसेट है ना ये वर्क करता है कि यार नाउ आई हैव नथिंग टू लूज, तो 20% मार्क्स में भी आप अच्छी खासी स्टेप मार्किंग के क्वेश्चन के नंबर सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यारो, माइंडसेट पहले ही प्रिपेयर रहे कि यार कुछ ना कुछ तो नया आएगा। और इफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 न्यू क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज द रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर चैप्टर Toltecs. The second one is related to joint and byproduct. Normally the chapter has been asked for an average of 5 marks, but in this attempt the institute have asked the same chapter for 10 marks with a reverse working question and a superb question, question number 5 for part A related to standard costing, जहां पर material के variances निकालना is a simple game, but whenever we are start to compute the labor variances, we require the data of actual output which is not given in the question. So a beautiful working related to that which we will discuss in this particular video in depth. And whenever you are trying to solve the fixed overhead variances, you require the data of budgeted output, and that budgeted output is also not given in the question. So how to solve such type of question, definitely this video will help you a lot, है ना। So without wasting any time, let's start the question पेपर। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर था एज यूजुअल, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच कैरी 5 मार्क्स। तो जो पहला क्वेश्चन था दैट क्वेश्चन रिलेट्स टू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। It belongs to the family of economic order quantity which you will have studied in chapter number 2 material cost. So एक बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था इन्होंने। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो एक बैच में हमें कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करना है सो दैट आवर सेटअप कॉस्ट एंड आवर होल्डिंग कॉस्ट कैन बी एट मिनिमम लेवल। तो ये हमें निकालना था। इसके लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होता है। एक तो हमें चाहिए होता है कि कितना
डिमांड है फिनिश गुड्स की, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक बार बैच बनाने के लिए जो सेटअप का खर्चा आएगा वो कितने रुपए होगा, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। एक यूनिट को साल भर कैरी करने की जो हमारी कॉस्ट है वो भी हमें यहां पे दिया हुआ है। तो सिंपली यू हैव टू पुट अप द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड द आंसर विल बी 13,500। मतलब एक बैच में आपको 13,500 यूनिट बनानी चाहिए। अगर आप एक बैच में 13,500 यूनिट बनाएंगे तो आपकी सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दैट विल बी एट मिनिमम लेवल। सो I think out of 5 marks, you can easily secure 2 marks in this particular requirement part number 1. The second requirement part is we are not following the economic batch quantity. हम यहां पर हमें EBQ बोलता है कि हमें एक बार में 13,500 यूनिट बनानी चाहिए, जबकि हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कि whenever we are producing the goods, we are producing in the lot size of 7,500 यूनिट। So definitely अगर हम EBQ फॉलो नहीं करेंगे then we have to incur extra cost in the form of either the setup cost or the holding cost. The same point has been asked by the question that what will be the additional cost if we are not following the economic batch quantity. So उसके लिए बेटा हमें दो चीज यहां पे कंपेयर करना होता है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितने रुपए आएगी इफ वी आर फॉलोइंग द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और हमारी टोटल कॉस्ट कितने रुपए आएगी इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो यहां पे टोटल कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज द सेटअप कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज द होल्डिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट का टोटल अमाउंट निकालना इज वेरी सिंपल। क्या बोला है हमें, टोटल कितनी यूनिट हमें मैन्युफैक्चर करना है, 1,35,000 यूनिट। ठीक है, हर एक बैच में EBQ बोलता है आपको 13,500 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है। सो ये जो 10 आया ये क्या इंडिकेट करता है, टोटल प्रोडक्शन के लिए हमें 10 बार सेटअप करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड टोटल जो हमारी यूनिट बनना है वो 10 बैचेस में बनेगी। हर बैच का हमें खर्चा पता है 3375। So if we follow the economic batch quantity, then the setup cost will be 33,750. But in case we are not able to follow the economic batch quantity, then the output will remain same 1,35,000. Instead of 13,500, we are manufacturing 7,500 unit. So अब हमें उसी आउटपुट के लिए 18 बैचेस बनाना पड़ेगा। हर एक बैच का खर्चा हमारा 3375, तो आप चेक कर सकते हैं अब हमारा खर्चा आएगा 60,750। ठीक है, अब सेकेंड हमारी कॉस्ट जो लगती है दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, है ना। जब भी होल्डिंग कॉस्ट की बात होती है तो हमेशा इसमें एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, एक बैच में आप जितनी भी क्वांटिटी बनाओगे उसके एवरेज पर हमें होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। सो इन EBQ वी आर मैन्युफैक्चरिंग 13,500 यूनिट डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया हमारा एवरेज होल्डिंग इन्वेंट्री इन द स्टोर मल्टीप्लाई बाय हमें होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपी, सो 33,750 एंड द सेम कैलकुलेशन इफ डन फॉर एग्जिस्टिंग बैच क्वांटिटी साइज वी विल गेट 18,750। लेकिन न तो आंसर 67,500 है, नहीं आंसर 79,500 है। उन्होंने हमसे पूछा था व्हाट विल बी द एडिशनल कॉस्ट, सो द एडिशनल कॉस्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज 13,500। सो मेरे को नहीं लगता बेटा इसमें ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत स्पीड में लिया हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे से ज्यादा समय आपका वैल्यूएबल है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिलीवर योर नॉलेज इन नवंबर 23। तो जितना जल्दी इजी क्वेश्चन अपन कवर कर ले ताकि मोर एंड मोर टाइम वी कैन डिवोट ऑन द गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। सेकंड क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यह बोलता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर वीक होता है इसमें नॉर्मल वर्किंग आवर 48 होते हैं। रेगुलरली हम अपने वर्कर से लेट सेकेंड शिफ्ट कराते हैं जिसमें हमें उसको ओवर टाइम देना पड़ता है। तो इफ वर्कर इज वर्किंग इन द नॉर्मल शिफ्ट they will be getting 150 रुपी पर आवर टूवर्ड्स देयर वेजेस। लेकिन अगर हम उन्हें रोकते हैं और एक्स्ट्रा शिफ्ट में वर्क कराते हैं तो द सेम वर्कर विल बी पेड रुपी 300 पर आवर। सो ऐसे हम देखेंगे तो टोटल हमने कितने आवर वर्क किया,
60 आवर वर्क किया इंक्लूडिंग द लेट शिफ्ट, और हमने कितना आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं, 80 यूनिट्स का आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब कंपनी चाहती है कि यार ये सिस्टम जो लेट शिफ्ट वाला है इसे हमें टोटली अवॉइड करना है। नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग हाल्फे प्लान लाना चाहते हैं या तो वो रोवन प्लान लाना चाहते हैं। हाल्फे और रोवन प्लान में क्या बेनिफिट है, हम बोलते हैं अगर तुमने ज्यादा समय का वर्क कम समय में किया तो जितना भी समय तुमने बचाया उसका कुछ परसेंटेज वी विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ बोनस। तो बंदा अब मोर एफिशिएंट होगा, वो कहीं भी टाइम पास करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ज्यादा समय का वर्क मैंने कम समय में कर दिया देन अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द बेसिक वेजेस आई विल ऑल्सो गेट द बोनस एलिमेंट। तो अब वो चाहते हैं इफ लेट शिफ्ट को टोटली एलिमिनेट करना, ताकि हमारा लेट शिफ्ट का जो पेमेंट है वो हमारा रिड्यूस हो पाए। अब इन्होंने यहां पे स्टैंडर्ड टाइम दिया है, इन्होंने बोला है 10 यूनिट को बनाने के लिए 7.5 आवर लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 7.5 आवर्स लगते हैं कितने यूनिट को बनाने में, 10 यूनिट को बनाने में। तो हमेशा पहले अपनी लाइफ सिंपल कर लीजिए। इसका मतलब हुआ हर एक फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्कर को 0.75 आवर दिए गए हैं। क्या समझ पाए पॉइंट आप? मैंने क्या बोला, 7.5 आवर्स उन्होंने दिया कितनी यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, 10 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसका मतलब हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्कर के पास जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 0.75। ठीक है, टाइम रेट उनका वही रखा गया 150 एज यूजुअल। मान के चलिए वर्कर ने वर्क किया 48 आवर और उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया 100 टॉयज। तो अब आपसे वीकली अर्निंग पूछ रहा है एक ऑपरेटर की। एग्जिस्टिंग टाइम रेट मतलब नॉर्मली जो लेट शिफ्ट में वर्क करते थे, अगर आज भी वो वैसे ही वर्क करे तो वर्कर कितने रुपए का पेमेंट कमाएगा? बड़ा सिंपल है बेटा, 48 आवर्स का पेमेंट उसको नॉर्मल रेट से मिलेगा 150 के रेट से, लेकिन 12 आवर्स का पेमेंट उसको मिलेगा 30 रुपी के रेट से। तो यहां पे टोटल आपका हो जाएगा 10,800 रुपी का आप अपने वर्कर को पेमेंट दोगे आज की एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से। अब मैं हाल्फे की बात करूं या मैं रोवन की बात करूं, दोनों ही दो पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। पहला जो उनका ब्रैकेट इंडिकेट होता है दैट इज इंडिकेटिंग द बेसिक पेमेंट, जितने आवर उन्होंने वर्क किया उसके हिसाब से उनको पेमेंट देंगे। एंड द सेकंड ब्रैकेट इज इंडिकेटिंग द बोनस एलिमेंट एंड वर्कर इज एलिजिबल फॉर बोनस ओनली एंड ओनली इफ दे हैव सेव द टाइम। और टाइम सेव निकालने के लिए मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे वर्कर ने 48 आवर्स लिया है, उन आवर्स में उसने 100 यूनिट बना दिया। तो सबसे पहले मुझे यह चेक करना पड़ेगा इस 100 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में वर्कर को कितना समय लगना चाहिए था। तो भाई साहब देखिए, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 0.75 आवर लगते हैं, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 0.75 आवर लगते हैं, तो 100 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 75 आवर्स लगते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 75 आवर्स का वर्क मेरे वर्कर ने 48 आवर्स में कर दिया, सो वर्कर ने 27 आवर्स बचाया है। सो टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज टाइम सेव्ड। तो देखिए ये कैलकुलेशन आपको देना पड़ेगा टाइम सेव का कि भैया सबसे पहले बताइए बेटा इससे इस पॉइंट से क्या आया, एक यूनिट को बनाने में 0.75 आवर लगने चाहिए। सो 100 यूनिट को बनाने के लिए 75 आवर्स लगने चाहिए। एक्चुअल टाइम उन्होंने लिया है 48, सो द वर्कर हैव सेव्ड 27 आवर्स। ठीक है, सो इस हिसाब से हम बेसिक पेमेंट वर्कर का कैलकुलेट कर देंगे तो यू विल गेट द पेमेंट। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, नथिंग स्पेशल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B, दे आर डैम सिंपल, बहुत इजीली बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है is also simple question but as compared to the marks allotted it is time consuming। मैं जो भी बोलूंगा हमेशा एज अ स्टूडेंट व्यू पॉइंट से बोलूंगा, मैं कभी भी एज अ टीचर नहीं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को बन हो जाना चाहिए आपका 5 मिनट में। 5 मिनट्स के लिए जो आपको टाइम अलॉट होता है लगभग फॉर एवरी मार्क्स यू विल हैविंग 1.8 मिनट्स, क्योंकि 180 मिनट्स आपको मिलते हैं 100 मार्क्स के लिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए 9 मिनट्स में। बट क्वेश्चन नंबर 1C कोई भी हालत में आपसे 9 मिनट्स में नहीं होगा, इट विल टेक सम मोर टाइम। क्या क्या दिया है? पीवी रेशियो दिया हुआ है, चलो ठीक है। पीवी रेशियो इज नथिंग बट द
कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, मुझे 30% कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर और इससे मैं क्या नया निकाल सकता हूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकता हूं, ये 70% है। ठीक है सर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे दिया है 25%, इससे मैं क्या नया निकाल सकता हूं, इट मींस बीपी इज 75%। ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट मुझे दिया हुआ है 12,60,000 रुपए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यारो, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो मैं इस 12,60,000 को फिक्स कॉस्ट भी बोल सकता हूं, मैं इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकता हूं कि 12,60,000 इज द कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। मैं इसको थर्ड लैंग्वेज में भी बोल सकता हूं, कंट्रीब्यूशन एट 75% फेल, क्योंकि बीपी 75%, सो कंट्रीब्यूशन एट 75% फेल इज 12,60,000। ठीक है। सबसे पहले मुझसे पूछा है ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू, तो सिंपल बेटा आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है। बोथ द इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू, यू नो द फिक्स कॉस्ट, यू नो द पीवीआर, यू कैन इजीली कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। फिर टोटल सेल वैल्यू एट प्रेजेंट दिया है, सो आपको पता है कि 42 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है, और एमओएफ अगर 25% है, इसका मतलब ब्रेक इवन आपका 75% है। सो जो 42 लाख रुपए की सेल है, जो 42 लाख रुपए की सेल है बॉस, ये 75% को डिनोट करती है। तो मेरी टोटल सेल कितनी आ जाएगी, 56 लाख रुपए की मेरी टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है साहब, ये भी अपने आप में अचीवेबल पॉइंट था, नथिंग स्पेशल। ठीक है। अब आपको पूछता है कि बताइए रिवाइव्ड सेल वैल्यू बताइए, कंपनी को जितना प्रॉफिट आज कमा रहे हैं उतना ही कमाना है, लेकिन अब मेरी फिक्स कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। मतलब आज मेरी फिक्स कॉस्ट 12,60,000 है, अब मेरी फिक्स कॉस्ट उससे 10% कम हो जाएगी, और डेफिनेटली मेरी फिक्स कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली मेरा टोटल सेल वैल्यू भी कम आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला डिवाइड सेल वाला यहां पे लगना था, रिवाइव फिक्स कॉस्ट प्लस प्रेजेंट प्रॉफिट। क्लियर कट बोला, आपको उतना ही प्रॉफिट कमाना है जितना आज आप कमा रहे हैं, डिवाइडेड बाय पीवीआर। फॉर रिवाइव फिक्स कॉस्ट निकालना तो बड़ा सिंपल था यारो, 12,60,000 करा आपने, 12,60,000 माइनस 10% अगर आप कर देंगे, यू विल गेट 11,34,000 एज द रिवाइव फिक्स कॉस्ट। ठीक है। बट अब प्रेजेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कई बार बोला हूं बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में वही आंसर कई तरीकों से निकल सकता है, लेकिन हमेशा सबसे सिंपल तरीका जाता है, whenever you are supposed to calculate the profit, just prepare a marginal cost statement, you will get the answer within few minutes, है ना। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप एमओएफ का कंट्रीब्यूशन निकालिए, और जो एमओएफ का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। आई हैव फॉलोड द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, जिसमें मैंने बोला जो मेरी सेल है वो है 56 लाख रुपए, जो मेरी सेल है वो है 56 लाख रुपए। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेरा 30% है, तो जितनी भी मैं सेल करूंगा उसका 30% मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, तो माय कंट्रीब्यूशन इज 16,80,000। सिंस आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट प्रॉफिट, देयरफॉर जो फिक्स कॉस्ट मैं लूंगा वो आज की प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट लूंगा 12,60,000, सो मेरा प्रॉफिट आ गया 4,20,000। सो अब मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं कि अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 10% से कम हो जाए तो मेरा क्या रिवाइव सेल रेवेन्यू रहेगा, वो मुझे पता लग गया 51,80,000। ठीक है सर। चौथा पॉइंट हमें बोला है, इस टाइप के भी ढेरों क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, बताइए कंपनी को कितनी सेल करना पड़ेगा अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है सेल पे। तो भाई साहब, ना तो आपको सेल्स पता है, ना तो आपको यहां पे प्रॉफिट पता है, तो लेट द सेल बी एक्स, वही फॉर्मूला लगेगा डिवाइड सेल का, बस यहां पे आपको एक्स के थ्रू अपना आंसर निकालना था। एंड द डिवाइड सेल, इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, देन योर डिवाइड सेल विल बी 1,26 लाख। ठीक है। अब ये पूछा है मुझे नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, है ना, इफ सेल वैल्यू एट प्रेजेंट कंप्यूटेड इनटू इफ रिड्यूस बाय 12.5%, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपकी टोटल सेल कम हो रही है बट आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है,
टोटल सेल कम होने से ब्रेक इवन पॉइंट जो आज मेरा था वही रहेगा 42 लाख। मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इंपैक्ट पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ दो सिचुएशन में चेंज होगा, या तो मेरी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आए या तो मेरे पीवी रेशियो में कोई चेंज आए। चूंकि दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं, फॉर माय ब्रेक इवन पॉइंट विल रिमेन सेम। फॉर मेरी जो रिवाइव सेल थी 56 lakh in point number 2, that will reduce by 12.5%. For my revised margin of safety will be 7 lakh रुपए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अचीवेबल था बट लेंदी जरूर था। 5 नंबर का क्वेश्चन 9 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बट इसको लगने चाहिए आपको 10 to 12 मिनट्स के आसपास। ठीक है साहब, चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1D। जब आप इसका फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस पैरा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल थे, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ना। क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो 80 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे को मैनेज करती है। कंपनी के पास 3 कैटेगरी ऑफ व्हीकल उस रोड को यूज करेंगे, लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट व्हीकल। और जितने लोग जाएंगे उतने ही लोग, उनका मानना है कि रिटर्न जर्नी में भी आएंगे। तो जो नंबर दिया था 50,000, 12,000 एंड 10,000, ये एक सिंगल जर्नी का था, आउटवर्ड जर्नी। रिटर्न जर्नी में भी सेम नंबर रहने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट, पहली बार आईसीआई ने अपने कहीं भी कलेक्शन में यूज किया। और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि भाई साहब जो आपके टोल टैक्स है उनमें कुछ व्हीकल एग्जम्प्टेड होते हैं। वो अगर आपका टोल टैक्स यूज भी कर रहे हैं, पूरा टोल रोड यूज भी कर रहे हैं, दे आर नॉट सपोज टू पे एनी अमाउंट। सो उन्होंने बोला है जो हमारे पास 3 कैटेगरी के व्हीकल थे, उसमें जो लाइट वेट व्हीकल है जिनका नंबर 50,000 था, उसका 10% अगर हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कुछ ऐसे व्हीकल थे जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम उनसे कोई भी टोल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नया पॉइंट था। अब ये बहुत यूनिक पॉइंट था और प्रैक्टिकल पॉइंट है। ऐसा ही होता है कि टोल टैक्स मान के चलिए आपने मॉर्निंग 11 में उसको क्रॉस किया और अगले 24 घंटों में अगर वापस आप रिटर्न जर्नी में आ जाते हैं, यू विल बी ऑफर्ड सम कंसेशन इन द टोल टैक्स। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई साहब जो भी हमारे व्हीकल है उसमें से 30% जो लाइट वेट व्हीकल है, इन्होंने हैवी व्हीकल के बारे में बात नहीं किया, मीडियम व्हीकल के बारे में बात नहीं किया। इन्होंने बोला जो भी हमारे लाइट वेट व्हीकल है उनमें से 30% ऐसे व्हीकल है जो विद इन 24 आवर्स रिटर्न हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो हमें उन्हें टोल टैक्स में 25% ऑफ देना पड़ेगा। तो ये जो दो पैरा है, सेकेंड पैरा एंड थर्ड पैरा, दिस आर द यूनिक पॉइंट। फोर्थ पैरा जनरल पॉइंट है कि अगर आप ₹1 लाइट व्हीकल का टैक्स रखोगे तो उसके कंपैरिजन में आपको 2.5 रुपी मीडियम व्हीकल का टोल टैक्स लेना पड़ेगा और उसके कंपैरिजन में 5 रुपी एज कंपेयर टू द लाइट वेट व्हीकल 5 रुपी आप चार्ज करोगे हैवी वेट व्हीकल से। सो फर्स्ट और फोर्थ पैरा जो थे दे आर कंपेरेटिवली इजी बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द आईसीआई स्टडी मटेरियल। अब टोल टैक्स से रिलेटेड मेजर हमारी 3 कॉस्ट होती है। एक होता है हमारा अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट, सेकेंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड थर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। स्ट्रेंजली इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट नहीं दिया है, तो ठीक है भाई, अपन अपने मन से ले भी नहीं सकते। तो हमें 2 कॉस्ट का टोटल दे दिया 59,09,090 रुपी और बोला है भाई साहब इसमें प्रॉफिट के नाम से 10% आप जोड़ देना, जो प्रॉफिट के अलावा हमारी दूसरी खर्चे भी रिकवर करके देगा। तो जो इसका पहला पार्ट था बॉस, ये बच्चों को मैं बिल्कुल समझाना चाहूंगा कि देखिए पूरा क्वेश्चन टफ नहीं होता है। आप क्वेश्चन पढ़ते साथ ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टफ है या इजी है। अगर आप इसका पहला रिक्वायरमेंट पार्ट की बात करेंगे तो इसमें सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा का जनरली कोई स्पेशली थर्ड पैरा का कोई भी रोल नहीं है कि यहां पे मान के चल रहे हैं कि रिटर्न जर्नी में हम उन्हें कोई भी कंसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पे इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगेगा जो मुझे बताता है कि भाई साहब आपके पास 50,000 व्हीकल है, ठीक है, लाइट वेट, जिसमें वे 10% तो आपके एग्जम्प्ट रहने वाले हैं जिनसे आप कोई भी टोल टैक्स नहीं ले सकते। तो ये 45,000 आ गए। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लाइट वेट व्हीकल में बेटा ना, यू कैन कन्वर्ट इट ऑल्सो ऑन द हैवी वेट व्हीकल। फिर जो मीडियम वेट व्हीकल है वो 12,000 है, कोई एग्जम्पशन नहीं है इसमें। इसका वेट 2.5 के इक्विवेलेंट है जो हमें फोर्थ पैरा में दिया हुआ है। सो इक्विवेलेंट लाइट वेट व्हीकल हो गए 30,000। मतलब ₹1 अगर आप टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे लाइट वेट से
तो उसके मुकाबले वही एक व्हीकल अगर मीडियम वेट हुआ तो दे प्रोवाइड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ 2.5। इसी प्रकार से हैवी वेट में जब आप जाएंगे तो 5 टाइम्स है। तो यहां पे आपके आउटवर्ड जर्नी के, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पैरा में बहुत क्लैरिटी से दिया है, ये जो नंबर आपको दिया था 50,000, 12,000 और 10,000 इफ फॉर द आउटवर्ड जर्नी, और फिर बोला था सेम नंबर है रिटर्न जर्नी के लिए, तो 1,25,000 इफ फॉर आउटवर्ड जर्नी इक्विवेलेंट लाइट वेट व्हीकल। इसी प्रकार से रिटर्न जर्नी का भी मैं जोड़ दूंगा, तो मेरे इक्विवेलेंट लाइट वेट व्हीकल आ गए 2,50,000। मुझे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है भाई साहब 59,09,090 रुपी। मुझे चूंकि टोल रेट निकालना है इसलिए इस पर प्रॉफिट भी जोड़ना पड़ेगा, सो ये आ गया 26 रुपी। क्या है 26 रुपी? एक लाइट वेट व्हीकल से आपको टोल टैक्स 26 रुपी रिकवर करने हैं। एक लाइट वेट व्हीकल से आपको टोल टैक्स 26 रुपी रिकवर करने हैं। तो अब मुझे पूरा फाइनल बताना पड़ेगा कि भाई लाइट वेट व्हीकल से अगर मैं 26 रुपी रिकवर करूंगा तो मीडियम वेट से उसके कंपैरिजन में 2.5 और उसके कंपैरिजन में 5 टाइम्स मुझे हैवी वेट से रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो पहला पॉइंट कंपैरेटिवली इजी। अब सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह बोलता है कि आप मान के चले, और यहां पे आपको जो कैलकुलेशन करना है बेटा वो कैलकुलेशन करना है फ्रिप और फ्रिप टोल टैक्स किसके लिए? लाइट वेट व्हीकल के लिए, अगर उन्हें रिटर्न कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि भाई साहब इस कंसेशन के चक्कर में आप अपना रेवेन्यू अफेक्ट नहीं कर सकते। तो जितना रेवेन्यू आपने लाइट वेट व्हीकल से ऑप्शन नंबर 1 में कैलकुलेट किया है अभी भी हमें उतना ही कमाना है। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं भैया हम कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं लाइट वेट व्हीकल से। आउटवर्ड जर्नी से हम कमा रहे हैं भाई साहब 45,000 व्हीकल पे 26 रुपी, इसी प्रकार से रिटर्न जर्नी पे 26 रुपी, तो टोटल हम कमा रहे हैं 23,40,000 रुपी फ्रॉम द लाइट वेट व्हीकल। अब उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्लियर कट बोला है कि कहीं भी हमारा लाइट वेट व्हीकल का रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बोला है उन्होंने। ठीक है साहब, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटवर्ड जर्नी के नंबर तो बिल्कुल सेम रहेंगे 45,000। रिटर्न जर्नी में सभी लाइट वेट व्हीकल विद इन 24 आवर्स नहीं रिटर्न होने वाले। तो कितने रिटर्न होने वाले हैं सर? उन्होंने दिया है मुझे 30% व्हीकल जो है वो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर रिटर्न हो जाएंगे। तो 45,000 का 30% या 13,500 लीजिए कैलकुलेशन में। 45,000 व्हीकल जो रिटर्न होंगे उनमें से 30% विद इन 24 आवर्स आएंगे। इन्हें मुझे 25% कंसेशन देना पड़ेगा, मतलब मुझे मिल पाएगा सिर्फ 75% अमाउंट। सो 10,125 मेरे व्हीकल आ गए। बचे हुए 70% व्हीकल जो विद इन 24 आवर्स रिटर्न नहीं होंगे उनसे मैं नॉर्मल फेयर लूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बेटा, यहां पर ये जो 25% डिस्काउंट है ये कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि ये आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी का दोनों का जो टोटल फेयर है उस पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, क्या इसमें एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, 25% का जो डिस्काउंट है आईसीआई ने इस क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया है कि तो 25% का डिस्काउंट है, रिटर्न जर्नी का जो फेयर होगा उस पर 25% दिया जाएगा कि आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी का जो दोनों का फेयर होगा उस पर 25% दिया जाएगा। तो मैंने ये अज्यूम करके चला कि भैया आउटवर्ड जर्नी पर तो आपको पूरा पूरा फेयर देना है जो लॉजिकल जनरली मार्केट में होता है, और रिटर्न जर्नी पर जो भी आपका फेयर बनता है सिर्फ रिटर्न जर्नी पर उस पर आपको 25% ऑफ होगा, है ना। तो मैंने मान के चला कि आउटवर्ड जर्नी पर आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। जब आप रिटर्न जर्नी करोगे तो रिटर्न जर्नी का जो भी टोल टैक्स होगा उस टोल टैक्स के अमाउंट पर आपको कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा 25% का। ठीक है, जबकि यहां पे आंसर कुछ और अलग हो सकता था, तो हमने निकाल लिया भैया टोल रेट फॉर लाइट वेट व्हीकल हमारा आ जाएगा 27.01 विद द असम्पशन कि 25% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जर्नी के फेयर पर प्रोवाइड होगा, ना कि कंबाइंड राउंड ट्रिप के फेयर पर अप्लाई होगा। तो आउटवर्ड जर्नी के लिए हमें इतने रुपए लेना पड़ेगा, तो रिटर्न जर्नी के लिए हमें 25% हम डिस्काउंट देंगे, तो इट विल बी 20.25।
अच्छा क्वेश्चन था बेटा। स्पेशली अभी आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट में आता है बेटा, इट्स नॉट इजी टू हैंडल सच न्यू पॉइंट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 आवर्स, है ना। तो जिन भी बच्चों ने करा है मई 23 में, बढ़िया अटेम्प्ट किया उन्होंने। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 का ए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बॉस, बजट का पूरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है अपने आप में। तो देखिए यहां पे मैंने कई बार आपको एक चीज समझाया हूं बेटा, ये आप बिल्कुल भी मत मान के चलिए कि जो फॉर्मेट आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में दिया है वही फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। एक बार कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए, आईसीआई क्या चाहता है, कभी भी आपसे ध्यान रखिएगा, आईसीआई कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा सीए स्टूडेंट हमेशा रट्टा मारे। आईसीआई की हमेशा कोशिश रहती है कि एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। अगर उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है तो कोई भी नए पैटर्न के क्वेश्चन वो कर सकता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2A था बेटा, अ वेरी अचीवेबल क्वेश्चन, लेकिन यहां पे जो पैटर्न था वो कंपेरेटिवली अलग था जो स्टडी मटेरियल में दिया था, बट इट विल नॉट क्लासिफाई इनटू द डिफिकल्ट लेवल कैटेगरी। 2 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, 4 मंथ की डिटेल हमें दिया हुआ है, चारों मंथ में कितने डे हम वर्किंग होंगे वो हमें दिया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि यार प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर वर्किंग डे। तो इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं, जरा सोचिए बेटा, इन दोनों के द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के द्वारा अपन ये निकाल सकते हैं कि एक महीने में हमारे द्वारा कितनी यूनिट बनने वाली है। ये बहुत इजीली निकल जाएगा बॉस, ठीक है साहब। फिर ये बोला है रॉ मटेरियल परचेज, बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज बाय वेट, वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, टू टोटल ऑफ 4 मंथ। वापस पढ़िए फ्लाइंग को, फ्लाइंग का मतलब क्या है, चारों महीनों में क्यूमुलेटिवली जो परचेस होगा उसमें से किस किस मंथ में कितना कितना परचेस होगा उसका परसेंटेज दिया हुआ है। सपोज 1 लाख यूनिट परचेस करना है तो 1 लाख पूरे 4 महीनों में परचेस करना है, तो 1 लाख का 21% मतलब 21,000 यूनिट। ये अपने मन से लिया बेटा मैंने 1 लाख, है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो 1 लाख का 21% हम जनवरी मंथ में परचेस कर लेंगे। एक एक यूनिट कितने कितने रुपए की आएगी ये हमें दिया हुआ है। तो भाई साहब अभी तक हमें क्या पता लग गया, इन दोनों पॉइंट्स हमें यह पता लग गया कि किस मंथ में कितना कितना प्रोडक्शन करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया है कि भाई साहब हर यूनिट को बनाने में मुझे 4 kg रॉ मटेरियल लगेगा। तो जितनी भी यूनिट मैं बनाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं कर देता हूं, आई विल गेट दी रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी, नॉट दी परचेज क्वांटिटी। उतनी फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, और जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें इंक्लूड कर लूंगा, सो आई विल गेट द कितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी मुझे परचेज करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल था यारो। तो मुझे चारों मंथ का वर्किंग डेज दिए हुए हैं, जी हां सर, आपको चारों मंथ के वर्किंग डेज दिए हुए हैं। आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, हर वर्किंग डे में कितना प्रोडक्शन होगा। यू कैन इजीली कैलकुलेट कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है। लेकिन जो पहला रिक्वायरमेंट पार्ट था उसमें हमने कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पूछा था, ना कि मंथ वाइज बल्कि टोटल में भी। तो एक काम करेंगे, पहले मंथ वाइज निकाल लेंगे कंजम्पशन, फिर चारों मंथ का टोटल कर लेंगे। सो आई विल गेट द टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। तो आप देखिए यहां पे हमने यहां पे निकाल लिया कि टोटल कंजम्पशन हमारा रॉ मटेरियल का कितना रहने वाला है साहब, 21,720 मेरा टोटल कंजम्पशन रहने वाला है रॉ मटेरियल का, ठीक है साहब। आगे अब मुझे सेकेंड रिक्वायरमेंट में पूछा है कि भाई मंथ वाइज क्वांटिटी और वैल्यू बताइए जो रॉ मटेरियल परचेस करना है। तो 21,750 मुझे कंजम्पशन के लिए चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मुझे 5100 kg चाहिए। इन दोनों का अगर मैं टोटल लगा दूंगा तो इतना रॉ मटेरियल मुझे ड्यूरिंग द 4 मंथ परचेज करना है। लेकिन इसमें से ऑलरेडी मेरे पास 6020 kg अवेलेबल है। सो इन द रिमेनिंग आंसर 20,800 kg इफ इंडिकेटिंग द इतना रॉ मटेरियल मुझे पूरे चारों मंथ में परचेज करना है। अब हर मंथ में
कितना कितना परचेज करना है, इसके लिए मुझे ये आंसर दिया हुआ है भाई साहब। ये रेशो से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल इजीली गेट द रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी मंथ वाइज। तो देखिए 20,800 को मैंने लिया और इसको जो परसेंटेज दिया हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सो आई विल गेट द रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी। अब आप ये बताइए मैंने इसको प्राइस पर केजी से क्यों मल्टीप्लाई किया? सोचो बेटा, प्राइस पर केजी से मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट पार्ट में क्लियर कट बोला है ना सिर्फ मुझे मंथ वाइज क्वांटिटी बताना है बल्कि मुझे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल भी बताना है। तो मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस पर केजी से, सो आई विल गेट द रॉ मटेरियल परचेज वैल्यू। सिंपल। अब यहां पे मटेरियल चैप्टर में स्टोर लेजर था, वो यहां पे पूछा और सिमिलर क्वेश्चन बेटा आपके स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है बजट में, जिसमें पहले और दूसरे रिक्वायरमेंट में उन्होंने बजट से रिलेटेड पूछा था, जबकि जो थर्ड या फोर्थ रिक्वायरमेंट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पे उन्होंने स्टोर लेजर पूछा था। तो आईसीआई ने इस टाइप के क्वेश्चन की ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस कराया था। तो स्टोर लेजर में सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, कितना भाई साहब 6020 केजी, टोटल कितने रुपए 63,120, तो मैं आराम से पर केजी निकाल सकता हूं कितने रुपए का है। फिर जनवरी मंथ में मैंने कितने केजी परचेज किया 4368, इतने रुपए में, ठीक है। फिर कितना मैंने इशू किया ये मुझे दिया हुआ है, सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है बेटा। देखिए सबसे पहले आपने यहां पे परचेज किया, फिर आपको 5000 इशू करना और मेथड कौन सी है, फीफो मेथड है। तो 6020 में से बहुत आसानी से आप 5000 यूनिट इशू कर सकते हो। फिर बैलेंस बचा, फिर अगेन फरवरी में आपने परचेज किया, फिर कितना इशू करना था आपको, टोटल कितना इशू करना था 5280। इसका अरेंजमेंट आपने कैसे किया कि भैया 1020 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सबसे पहले उसको इशू किया। फिर 4368 में से बचा हुआ 4260 आपने इशू किया, तो उसमें से भी कुछ मटेरियल आपके पास एट द बैलेंस बच चुका है अपार्ट फ्रॉम द परचेज रॉ मटेरियल क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से स्टोर लेजर सिंपल पॉइंट था बेटा, नथिंग स्पेशल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। चलिए अब मैं आता हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नया जरूर लगता है यारो, लेकिन ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन अचीवेबल था, है ना, बहुत अचीवेबल था, बहुत सिंपल का क्वेश्चन था। स्पेशली द रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 इज डैम इजी, जहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला है दोनों साल के लिए विदाउट कंसिडरिंग द एक्सक्लेशन क्लॉज, है ना। तो एक्सक्लेशन क्लॉज को बिना कंसिडर करे तो हर कुछ दिया हुआ था, सिर्फ जो प्लान की डिटेल थी वो आपको पुटअप करना था, बाकी जितनी डिटेल आपको दिख रही है हर डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर था इसलिए हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। अब इस साल का WIP क्लोजिंग WIP, अगले साल का ओपनिंग WIP होगा, रेस्ट विल बी द वेरी सिंपल पार्ट, है ना। अब यहां पे एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट दिया था एक्सक्लेशन क्लॉज का, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटा नया पॉइंट था, क्योंकि जब आप कंपाइलर के क्वेश्चन देखेंगे वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इवन जब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपको एक्सक्लेशन क्लॉज के लिए अवेलेबल था। तो पहली बात तो एक्सक्लेशन क्लॉज होता क्या है, चूंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, जिसके कारण आज जो हम प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने के कारण वो हमारी प्राइस एकदम से शूट अप कर जाए। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वहीं पे क्लॉज लिखता है जिसका नाम होता है एक्सक्लेशन क्लॉज। उसमें बताया जाता है कि महंगाई अगर बढ़ जाती है तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ड्यू टू इन्फ्लेशन ये कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी किस रेशो में शेयर करेंगे, दिस इज नोन एज एक्सक्लेशन क्लॉज। यहां पे जो एक्सक्लेशन क्लॉज हमें दिया हुआ है वो क्लियर कट हमें दिया हुआ है किसके लिए, मटेरियल और वेजेस, और बहुत स्पेशल पॉइंट फिर पर सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए, फिर पर सिर्फ सेकेंड ईयर में ही ये लगेगा। जब आप फर्स्ट ईयर देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में भी महंगाई बढ़ी है बॉस, महंगाई बढ़ी है, लेकिन कस्टमर विल नॉट पे फॉर इट बिकॉज एक्सक्लेशन क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मटेरियल परचेस होना था 90 रुपी में, परचेस हुआ है 105 रुपी में, ठीक है साहब, महंगाई बढ़ी,
₹15 से महंगाई बढ़ी। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये ₹15 जो बढ़े है, ये मैं 13,000 एक्चुअल क्वांटिटी पे अप्लाई करूंगा या 12,000 क्वांटिटी पे अप्लाई करूंगा। ये नया पॉइंट इसलिए नहीं है यारो, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूं, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में दिया था। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जो एक्सक्लेशन क्लॉज होता है वो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कम ज्यादा के लिए नहीं होता, वो लेबर आवर की एफिशिएंसी के लिए नहीं होता। एक्सक्लेशन क्लॉज प्योरली डिनोट करता है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ लेबर, है ना। तो यहां पर जब भी कस्टमर आपको एक्सक्लेशन क्लॉज का अमाउंट देगा, कस्टमर विल नेवर 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 बियर द एबनॉर्मलिटी, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल गेन हो। ना तो हम एबनॉर्मल लॉस का पेमेंट कस्टमर से रिकवर कर पाएंगे, नहीं हम एबनॉर्मल गेन का पेमेंट कस्टमर को पास ऑन करेंगे। तो जब भी एक्सक्लेशन क्लॉज का अमाउंट कैलकुलेट होगा, दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नॉट ऑन द एक्चुअल क्वांटिटी। तो ₹15 मेरे ज्यादा लगे, वो कस्टमर विल नॉट पे फॉर 13,000 क्वांटिटी, कस्टमर विल ऑलवेज पे ऑन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर 12,000 और 9,000 पे कैलकुलेट होगा, तो ₹2,70,000 मेरा एक्सक्लेशन क्लॉज का अमाउंट आएगा। लेकिन अभी भी बेटा आपके एक नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसने आपसे एक्सक्लेशन क्लॉज का अमाउंट नहीं पूछा था, उसने आपसे टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा था। अब आप उसको टोटल वैल्यू बताएंगे कि भाई 70 लाख रुपए तो ईयर स्टार्ट पे डिसाइड हो गया था, अब एक्सक्लेशन क्लॉज के कारण मुझे और कितने रुपए मिलने वाले हैं, 2,70,000। सो माय रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 72,70,000 रुपए। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल था बेटा, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज बताना था, नथिंग टू डिस्कस। यहां पे सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन के हिसाब से आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है यारो, चलो भाई साहब अब बढ़ते बेटा अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, जहां पर आपको यह बताना था कि करंट पोजीशन में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, और रिवाइव सिचुएशन में आप कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो। यहां पे भी इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगा है। सबसे पहले यहां पे आपको प्रोडक्ट जेड की सेल प्राइस निकालना था। सेल प्राइस निकालने के लिए जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, उन्होंने बोला है मार्जिनल कॉस्ट प्लस 20%। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। यहां पे जो मुझे लगता है कि बच्चा अगर कहीं पे गलती करेगा तो वेरिएबल ओवरहेड वाला अमाउंट लेना भूल जाएगा, तो उसका पूरा आंसर गलत होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल ओवरहेड। तो मटेरियल मुझे दिया हुआ है, लेबर मुझे दिया हुआ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता लगेगी, अगर एक यूनिट को बनाने में 16 रुपए की लेबर लग रही है और हर एक लेबर का 4 रुपए का पेमेंट हो रहा है, इट मींस प्रोडक्ट जेड की एक यूनिट बनाने में मुझे 4 आवर्स लगते हैं, और क्लियर कट मुझे बोला है कि मेरा वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपी पर आवर है। तो यहां पे 4 रुपए आ गए भाई साहब, तो 40 रुपए मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, दैट इज मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर मुझे बोला है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो साहब मेरी सेलिंग प्राइस हो गई प्रोडक्ट जेड की 48 रुपए। अब मुझे प्रोडक्ट एक्स के लिए क्या बोला है, जितनी भी सेल प्राइस प्रोडक्ट जेड की होगी उसके कंपैरिजन में 1.25 टाइम प्रोडक्ट एक्स की वैल्यू होगी, और प्रोडक्ट जेड के कंपैरिजन में 2 टाइम्स वैल्यू होगी प्रोडक्ट वाई की। तो पहला कैलकुलेशन इसमें आपको निकाल लेना था कि व्हाट विल बी द सेल प्राइस। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्या क्या पूछा है। अब लेबर आवर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 39,60,000 मेरे लेबर आवर है। इसको निकालने की मुझे जरूरत क्या है, पहली बात तो वाई आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल लेबर आवर। द लॉजिक इज वेरी सिंपल, हमें यहां पे टोटल ओवरहेड दिया है, जिसमें से वेरिएबल ओवरहेड का पर लेबर आवर पेमेंट दिया है। सो अगर
हमें टोटल ओवरहेड को फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन में अलग अलग करना है, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितने लेबर आवर है। उन लेबर आवर को जब मैं ₹1 पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई कैन गेट द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। So I can easily calculate the fixed overhead in the total overhead portion. तो देखिए बेटा, टोटल ओवरहेड मेरा 52,80,000 था, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड मेरा 39,60,000 था, तो 13,20,000 इज माय फिक्स्ड ओवरहेड। अब उसने पूछा क्या था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने मुझसे प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन पूछा है, लेकिन प्रॉफिट पूछा है कंपनी वाइज। इसका मतलब इस फिक्स कॉस्ट को आपको प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालिए, उस टोटल प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन से कंपनी की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यहां पे जब आप देखेंगे बेटा, तो इस प्रकार का पूरा सॉल्यूशन है इसका। यहां पर हमने कंट्रीब्यूशन कमाया है टोटल 2,04,40,000, जिसमें वे फिक्स कॉस्ट मैंने डिडक्ट कर दिया, सो आई विल गेट द प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1,91,00,000। ठीक है, अब रिवाइव सिचुएशन में क्या क्या चेंज हो रहा है? रिवाइव सिचुएशन में 2-3 चीजें चेंज हो रही है। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट जेड की सेल 12 और 15% से बढ़ रही है, जबकि प्रोडक्ट वाई की सेल 5% से कम हो रही है। वॉल्यूम कम होगा, रेवेन्यू कम होगा। रेवेन्यू कम होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी सेम प्रोपोर्शन में कम होगा। अलॉन्ग विद दैट मेरा यहां पे टोटल ओवरहेड कॉस्ट भी बदल रहा है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर का रेट अभी भी ₹1 है। तो देखिए सिचुएशन में मैंने यहां पे चेंज कर दिया। अब सेल रेवेन्यू जो है मुझे 2,80,000 यूनिट पे मिलेगा। कैसे आया बॉस? 2,50,000 यूनिट थी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा 12% से, ये हो जाएगा 280। इसका वॉल्यूम 5% से कम हुआ, इसका वॉल्यूम 15% से बढ़ा। प्रोपोर्शनेटली मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुई और फिक्स कॉस्ट, ये आपको लग रहा है कि पिछली और ये, लेकिन नहीं, मैंने रिवाइव फिक्स कॉस्ट निकाला जो कोइंसिडेंटली 13,20,000 रुपए ही आ रही है। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, नथिंग मोर टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। ठीक है, तो जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था भाई साहब, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 1 या 2 मैटर पे डिस्प्यूट है। असम्पशन की दुनिया है, देखते हैं आईसीआई जब अपना सजेस्टेड आंसर रिलीज करेगा, आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023, तब उन्होंने क्या असम्पशन लिया है। तो देखिए कॉस्ट शीट में बड़ा सिंपल था, फिनिश गुड्स का आपको एडजस्टमेंट करना है, ये सीओपी के बाद और सीओजीएस के पहले इसका एडजस्टमेंट होता है। रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट हो जाएगा बेटा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम में। डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट होगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद, लेकिन वर्क कॉस्ट के पहले। ठीक है साहब, रॉ मटेरियल परचेस काम आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय। कैरेज इनवर्ड है, ये भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय काम आएगा। डायरेक्ट वेजेस पेड अपने आप में अलग हेडिंग भी होती है, डायरेक्ट वेजेस। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डेफिनेटली ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कम से कम 2 क्वेश्चन में आईसीआई के पब्लिकेशन में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, नथिंग न्यू। ये भी बहुत कॉमन पॉइंट है आईसीआई के मटेरियल में कि भाई साहब जो भी आप स्पेशल मोल्ड, डिजाइन या पैटर्न परचेज करते जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को मिलता है, यू टू अज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाइबल है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे बोला है इसकी लाइफ 12 प्रोडक्शन साइकिल है और हमें ये पूरा डेटा दिया हुआ है 1 मंथ का, और जब आप लास्ट लाइन में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे क्लियर कट दिया हुआ है, आप मान के चलिए कि 1 महीने में 1 प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो रही है। चूंकि हम ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 12 से। ठीक है, अब एक डिस्प्यूटेबल मैटर है बॉस, इसको क्या माना जाए? क्या इसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाए या इसको फैक्ट्री ओवरहेड माना जाए? बताओ बेटा, ये डिस्प्यूट कब नहीं आता? उन्होंने 3 ट्रांजैक्शन दिया है इस अमाउंट में, पावर, फ्यूल एंड हॉलेज। हॉलेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अगर सिर्फ पावर और फ्यूल बोलता तो कोई डाउट ही नहीं है भाई साहब।
कितने ही क्वेश्चन में आईसीआई ने पावर ऑफ फ्यूल को यूटिलिटीज मानकर उसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना है, अनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, अब यहां पे जो एक वर्ड है हॉलेज, अगर आप इफ वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब होता है भैया इनडायरेक्ट मटेरियल जो फैक्ट्री में आ रहा है उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब प्रॉब्लम यह है बेटा, यहां पे डिस्प्यूट जरूर है कि हम अगर पावर और फ्यूल को ध्यान में रखेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में क्लासिफाई होगा, हम अगर हॉलेज को ध्यान में रखेंगे तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगा। मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया हूं, आई अज्यूम दैट मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट इन 70,600 इज रिलेटेड टू पावर एंड फ्यूल, और पावर एंड फ्यूल चूंकि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा हूं। जबकि अगेन जिन स्टूडेंट इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी मानेंगे, आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट विल डिडक्ट द मार्क्स। मिलना चाहिए बच्चे को, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन है। पावर और फ्यूल लिखते अनडाउटेडली दे विल क्लासिफाई फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, बट आपने एक नया वर्ड उसमें जोड़ दिया हॉलेज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी क्लासिफाई हो सकता है। आई हैव टेकन द assumption that majority of the portion in 70,600 is related to the power and fuel, so I have classified it in direct expense. Again I am repeating, if you have considered it in the factory overhead, that will also be a correct answer. R&D जो 5 स्पेशल एडजस्टमेंट होते हैं बेटा, वर्क कॉस्ट निकालने के बाद और सीओपी के पहले, ये यहां पे काम आ जाएंगे। अब सेकंड और लास्ट डिस्प्यूटेबल पॉइंट, एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो भाई साहब इस एडमिन ओवरहेड को आप प्रोडक्शन रिलेटेड भी मान सकते हो, इस एडमिन ओवरहेड को आप जनरल भी मान सकते हो। मेरा पर्सनल व्यू है, बच्चों ने कुछ भी माना हो उसको नंबर मिलना चाहिए। अगर बच्चे ने इसको माना है एडमिन ओवरहेड जनरल है, ही और शी विल सिक्योर फुल मार्क्स, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला तो हमें इसको जनरल मानना होता है। लेकिन जिस बच्चे ने ये असम्पशन लेके किया कि जितने भी मुझे यहां पे खर्चे दिया है, राइट फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स टिल सैलरी एंड वेजेस फॉर सुपरवाइजर एंड फोरमैन, ये सभी फैक्ट्री से रिलेटेड है। जितने भी खर्चे दिया है ये सभी फैक्ट्री से रिलेटेड दिया है। तो जब पूरे बंच ऑफ फैक्ट्री के खर्चे दिया है तो एडमिन ओवरहेड मेरा प्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर ये असम्पशन आप लेके चल रहे हो तो मुझे लगता है इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलना चाहिए। और हमें आईसीआई पे भरोसा है भाई साहब, जहां पे भी दो ओपिनियन है आईसीआई हर बार अपने सजेस्टेड आंसर में दोनों ओपिनियन देता है और दोनों ही आंसर पे स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं। तो दो ही जगह कंफ्यूजन था बेटा, पावर फ्यूल और हॉलेज। हॉलेज के कारण ये फैक्ट्री ओवरहेड में जा सकता है। एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो बच्चा इसको प्रोडक्शन भी मान सकता है, इसको जनरल भी मान सकता है। मैंने जो आपको मॉडल आंसर दिया हूं इसमें मैंने इसको माना हूं जनरल माना हूं, इसलिए मैंने इसको सीओजीएफ के बाद कंसिडर किया हूं। यहां पे देखिए, ठीक है, चलो सो ध्यान दीजिएगा बेटा। और ये तो आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है आपका 8.05, ये आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नहीं बताया, लेकिन आपको ये दे दिया। इन दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, कोई मुझे बता सकता है? इन दोनों का टोटल कहलाता है क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। 1,54,500 इज द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। तो भाई साहब अगर 1,54,500 इफ द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल है, इसका मतलब माइनस हमने इतनी क्वांटिटी बेच दिया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 1900। और उन्होंने बोला है भाई साहब हमें फीफो मेथड फॉलो करना है, इसका मतलब ये वाला गुड्स तो ऑलरेडी बेचा जा चुका है। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो करंट ईयर के प्रोडक्शन से बचा है। तो लीजिए कैलकुलेशन में 12,43,400 इतना खर्चा आया 1,52,000 यूनिट को बनाने के लिए। तो हर यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 8.18 का खर्चा आया है। और भाई साहब जो हमारी 1900 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बची है वो करंट ईयर के प्रोडक्शन से ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मेरा वैल्यूएशन हो गया 15,542 रुपी, है ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द आईसीआई पब्लिकेशन जहां पर ये वाला कैलकुलेशन हमारे द्वारा किया जाता है। चलो भाई साहब बड़े आगे अब अपन, है ना।
तो यहां पे दो मैटर पे बेटा डिस्प्यूट थे। पहला एडमिन ओवरहेड को आप क्या मानते हो, पावर और फ्यूल, लेकिन मैं जितना आईफाई को जानता हूं, आईफाई दोनों ही असम्पशन पे बच्चों को पूरे पूरे मार्क्स देगा। अब आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4A, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सेकेंड स्पेशल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, मई 2023 का सेकेंड स्पेशल क्वेश्चन है। क्या स्पेशल है सर इसमें? यहां पे बेटा आपके पास तीन प्रोसेस है। सबसे पहले इनपुट होगा आर में, आर का आउटपुट जाएगा एफ में, एफ का आउटपुट जाएगा टी में, और वह फाइनली जो टी का आउटपुट होगा दैट विल बी नोन एज फिनिश गुड्स। अब जो टी का आउटपुट आता है उसमें दो प्रोडक्ट इमर्ज होते हैं। एक मेन प्रोडक्ट इमर्ज होता है जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स, और एक बाय प्रोडक्ट इमर्ज होता है जिसका नाम है प्रोडक्ट जेड। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सीधा एक ही क्वांटिटी दिया है कि हमारा मेन प्रोडक्ट 14,580 एक्स है। फिर यहां पे आपको रेशो दिया है कि जब जो मेरी लास्ट प्रोसेस है प्रोसेस टी, वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, उससे जब मेरा प्रोडक्ट स्प्लिट होता है तो वो 80 और 20% के रेशो में स्प्लिट होता है। 80% मेरा मेन प्रोडक्ट है, 20% मेरा फिनिश गुड्स है, और जितनी भी मेरी प्रोसेस है, क्या क्या, आर, एफ और टी, हर में 10% टोटल इनपुट का लॉस होता है भाई साहब। तो अब देखिए क्या स्पेशल है इस क्वेश्चन में। यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे मैंने जानबूझ के नंबरिंग दिया हूं ताकि बाद में आपको बड़ा इजी जाए कि भैया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। यहां पे मेरे पास प्रोसेस आर है, जितना भी मैं इनपुट करूंगा उसका 10% लॉस होगा, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट है, फिर यहां पे 10% लॉस होगा, फिर प्रोसेस एफ का आउटपुट प्रोसेस टी का इनपुट है, फिर 10% लॉस होगा, फिर प्रोसेस टी के स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दो प्रोडक्ट इमर्ज होंगे, मेन प्रोडक्ट एक्स और बाय प्रोडक्ट आर, वो 80-20 के रेशियो में होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भाई साहब हमें आ रहा लिए याला स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें दिया हुआ है कि मेरा मेन प्रोडक्ट एक्स कितना है, 14,580 है, और रेशो कितने के इक्विवेलेंट है, ये 80 के इक्विवेलेंट है। तो जरा कैलकुलेशन लीजिए भाई साहब। जस्ट मिनट बेटा, लीजिए भाई साहब कैलकुलेशन। अगर अपन अब इसको कंसिडर करें, एक मिनट जस्ट लीजिए कैलकुलेशन। अगर देखिए 14,580 जो है वो 80% के बराबर है, मतलब प्रोसेस आर का नहीं, टी का सॉरी, जो हमारा आउटपुट हुआ होगा वो कितना होगा, 18,225। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 14,580 80% के बराबर है तो 20% के बराबर निकाल लिया। तो पहली कैलकुलेशन मैंने ये किया, दूसरी कैलकुलेशन मैंने ये किया, तीसरी कैलकुलेशन मैंने किया। मैंने जानबूझ के नंबरिंग कराऊं ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कौन सा कैलकुलेशन किया गया। फिर आपको पता है अगर यहां पर 100 का इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा 90। सो 18,225 90 के बराबर है तो 20,250 आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसेस टी को जो इनपुट मिला है अल्टीमेटली दैट इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेस एफ। तो ये अगर यहां पर इनपुट हुआ है तो ये एफ का आउटपुट है। फिर जो आउटपुट है इसके कंपैरिजन में ये 90% है, तो 90% के बराबर कितना, तो ऐसे रिवर्स वर्किंग के द्वारा पहुंच गए कि भाई साहब 25,000 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट हुआ था प्रोसेस आर में। अब यहां पर एक और लोचा है कि भाई साहब जो रॉ मटेरियल इनपुट हुआ है वो 3 रॉ मटेरियल इनपुट हुए प्रोसेस आर में। रॉ मटेरियल के नाम है जे, के और एल, इनका अलग अलग रेशियो है। ये ध्यान में इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि तीनों रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग है। तो अब हम निकाल लेंगे कि भैया प्रोसेस आर में टोटल 25,000 केजी इनपुट हुआ था, क्या क्या रेशियो है और कितने कितने रुपए उनकी परचेस प्राइस है। इसके अलावा मुझे प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है कि जितना भी रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ उसका पर केजी कितने रुपए। तो ये तीनों कॉस्ट को मैं जोड़ूंगा तो मेरी आर वाली कॉस्ट आ जाएगी। तीनों प्रोसेस की कॉस्ट को जब मैं जोड़ूंगा देन दिस इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट। कोई बता सकता है जॉइंट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जब प्रोसेस टी का आउटपुट आया दैट इज नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
प्रोसेस आर में स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं आया, प्रोसेस एफ में नहीं आया, प्रोसेस टी का जब आउटपुट कंप्लीट हो गया तो दो प्रोडक्ट इमर्ज हुए, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक मेरी तीनों प्रोसेस इंक्लूड है। तो तीनों प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी मेरी फिक्स कॉस्ट है, इट विल बी कवर्ड इन द जॉइंट कॉस्ट। तो मेरी जॉइंट कॉस्ट आ गई 6,21,600। अब क्वेश्चन ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था यारो कि जॉइंट कॉस्ट को बेटा आप सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के आधार पे बांट दो। तो मैंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट का रेशियो निकाल दिया, अब मैं जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जॉइंट कॉस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये था कि प्रोसेस आर में इनपुट कितना किया गया, रिवर्स वर्किंग के द्वारा ये कैलकुलेशन करना है। समझने में अभी इजी लगता है बेटा, ध्यान रखना, लेकिन ये क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन था। बिकॉज मैं हमेशा बात करता हूं क्या वो 3 आवर्स में ये मैनेजेबल था, जवाब है नहीं। अगर आप इसको इनिशियल आवर में कर लेते आपका पूरा पेपर बिगड़ जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जो क्वेश्चन आप कंफर्टेबल हो पहले वही क्वेश्चन आपको इनिशियल 2 आवर में करने चाहिए, ताकि एक मोमेंटम मिले। और फिर जो क्वेश्चन आपको पढ़ते फाती समझ में आ जाता है, कुछ ना कुछ लोचा है, नए टाइप का पैटर्न है, कभी हमने नहीं किया, कीप इट फॉर द लास्ट आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप अपने पूरे पेपर को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है साहब, चलो अब एबीसी का क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल क्वेश्चन था यारो, मतलब नथिंग स्पेशल। मैं बस का आंसर बता देता हूं, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल था। तो सबसे पहले आपको रिकवरी रेट पूछा है, रिकवरी रेट के लिए आपको लेबर आवर चाहिए थे साहब, लेबर आवर मुझे दिया है। टोटल ओवरहेड चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे एबीसी मेथड हो, दोनों जगह सेम होता है। तो 150 आवर आ गया, हर एक लेबर आवर से हमें 150 रुपी का ओवरहेड रिकवर करना है। अब मुझे यहां पे 4 एक्टिविटी दिया है, बस चारों एक्टिविटी के जैसे ही आप लॉजिकल बेस सर्च करेंगे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। तो रेंट के लिए लॉजिकल बेस है फ्लोर स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉर्मली बेस होता है किलोवाट मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर, लेकिन ना तो यहां पे आपको किलोवाट दिया है ना तो आपको यहां पे मशीन आवर दिया हुआ है, लेकिन किलोवाट नहीं दिया। लेकिन उससे अच्छी चीज आपको दिया है ना भाई साहब कि टोटल जो आपका पावर कंजम्पशन हुआ उनमें से किस किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना पावर कंजम्पशन किया है वो आपको यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहां पे आपको जो मल्टीपल कंपोजिट बेस होता है उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपको बता दिया कि किस किस प्रोडक्ट ने कितना कितना पावर कंज्यूम किया। तो भाई साहब जो भी कंजम्पशन है वो रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनडायरेक्ट लेबर को हम बांटेंगे डायरेक्ट लेबर के आधार पे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरली किसका होता है, मशीन का। जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा हमारा रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। तो रिपेयरिंग को हमने लिंक कर दिया किसके साथ, मशीन आवर के साथ। तो अपने आप में एक सिंपल क्वेश्चन था एबीसी का। अगेन ये क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स का आता है, अगेन यहां पे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा है। ठीक है रो, एबीसी रिकवरी रेट की यहां पे वर्किंग आपको निकाल के देना था। ठीक है साहब, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द की फैक्टर क्वेश्चन। यहां पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट की मुझे डिमांड दिया हुआ है, बट ड्यू टू वांट ऑफ द की फैक्टर रिसोर्स दैट इज मशीन आवर, मैं पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हूं, मैं पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हूं। तो अब मुझे ऐसा मिक्स ढूंढना है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे। तो आईसीआई ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब भी की फैक्टर होगा तो आपका डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से नहीं जाएगा, आपका डिसीजन बेस होगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कि भाई साहब एक की फैक्टर रिसोर्सेज अगर मैंने इस प्रोडक्ट को दिया तो ये मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देगा। जो प्रोडक्ट मुझे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, इस क्वेश्चन में की फैक्टर है मशीन आवर, जो प्रोडक्ट मुझे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा कमा के देगा डेफिनेटली वाला प्रोडक्ट मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है यहां पे प्रोडक्ट बी मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसको पहले बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा, है ना। तो देखिए यहां पे मैंने टोटल इसकी 6000 यूनिट बनाया। सबसे पहले पूरे 55,000 में से 30,000 आवर मैंने इसी को दिया। अब जो रिमेनिंग आवर है वो सेकंड प्रायोरिटी वाले प्रोडक्ट को मिला, ताकि मैं गिवन कंस्ट्रेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊं, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं साहब इस पर्टिकुलर पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मैं उन बच्चों के साथ हूं जिन्होंने May 23 दिया था बेटा।
इसका पार्ट नंबर ए तो आपसे कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर बी का मटेरियल वाला वेरिएंस भी आपसे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ हूं बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं किसी से नहीं बना होगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। सिंस आई एम ऑल्सो टीचिंग एट द फाइनल लेवल ऑल्सो, तो वहां का एक क्वेश्चन है बेटा, सीए फाइनल का एक क्वेश्चन है ना, वहां से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन का कंसेप्ट उठाया और ये आपको यहां पे डिलीवर किया है ना। एंड स्पेशली ये क्वेश्चन अगर आप मई 2018 वाले सिलेबस से देखेंगे तो वहां से भी नहीं था। ये क्वेश्चन जो मई 2018 के पहले फाइनल लेवल का पेपर हुआ करता था, जिसको एएमए बोला जाता था, वहां के स्टडी मटेरियल से याला क्वेश्चन दिया हुआ है, विथ जो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। वहां पे मेरे पास 3 कैटेगरी ऑफ लेबर हुआ करती थी, यहां पे मेरे पास सिर्फ 2 कैटेगरी ऑफ लेबर है। लेकिन जो ओरिजिनल थीम है ये इंटरमीडिएट की नहीं थी, तो बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया आईसीआई ने कि यार हमारा इंटरमीडिएट वाला बच्चा भी फाइनल लेवल का क्वेश्चन कर पाएगा, जाती है भैया नहीं कर पाएगा, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन था यारो, 5 नंबर आराम से स्कोर कर सकते थे रिलेटेड टू द मटेरियल पार्ट। 5 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया पहली बार के लिए नहीं बना है बेटा, है ना। तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हूं कि यार जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था टोल टैक्स, आप कोशिश करते बन जाता। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का जो रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है वो भी बन जाता। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट में लेबर वेरिएंसेस है और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, नहीं बनेगा बॉस, नहीं बनेगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, और मैं हमेशा बोलता हूं ना लेने का ना देने का, ठीक है, मौज मस्ती में रहो यार, ठीक है। 5 नंबर का पेपर ही ऐसा आया है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब बच्चों के लिए अचीवेबल नहीं था। तो चलो भाई साहब, तो क्या क्या दिया हुआ था पहले मैं ये डिस्कस कर लूं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको इसका प्रेजेंटेशन का तरीका बताया था। इस चैप्टर में पता ही नहीं चलता कि मेन आंसर कौन सा और वर्किंग नोट कौन सा है। तो जो जो आपको पूछा है उसको सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रूप में लिख देना चाहिए, और ये दोनों कॉलम आप एकदम लास्ट में फिलअप कर पाएंगे, वर्किंग वाला और रुपी वाला, लेकिन इनको आपको पहले फिलअप कर देना चाहिए। मुझे टोटल 3 रिक्वायरमेंट पार्ट पूछा है। पहली रिक्वायरमेंट पार्ट में मुझे 2 चीजें पूछा है, मैंने कॉलम बना दिया। थर्ड और फोर्थ कॉलम में अभी लिख ही नहीं सकता, स्पेस ड्रॉप कर दिया। सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में मुझे 3 वेरिएंस पूछा है, तो यहां तक बहुत सिंपल था। इसके बाद वाला लेवल यार लेवल था ना, बताऊंगा क्यों। और फिर थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट में मुझे फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड पूछा है। अब पहले मैं बात कर लेता हूं मटेरियल की। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिया हूं बेटा। पहली रिक्वायरमेंट पार्ट में मुझसे 2 चीजें पूछा था कि भाई साहब तुम बता दो स्टैंडर्ड प्राइस, या तो यहां से निकाल लीजिए आप स्टैंडर्ड प्राइस, या यहां से। एक बार स्टैंडर्ड प्राइस निकल गई तो उसने फिर मुझसे पूछा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे निकाल के बता दीजिए, ठीक है साहब। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में उन्होंने मुझसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा। तो जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है बेटा, जस्ट मिनट बेटा, कुछ वीडियो का इश्यू है, मैं 1 मिनट देख रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। चलिए भाई साहब, कैमरे का कुछ इश्यू है, तो उसके बिना ही अपन कंटिन्यू करते हैं यार, ब्रेक नहीं लेते इसमें, कहीं भी ब्रेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिना कैमरे के ही अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई इश्यू नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट है ऑडियो आपको क्लियर है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द कैमरा। चलिए तो मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है, मुझे ए क्यू पता है, मुझे ए क्यू इंटू एपी पता है। तो बहुत आसानी से मैं पहली रिक्वायरमेंट का पहला आंसर निकाल सकता हूं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्राइस। तो मैंने स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया कि हर एक क्वांटिटी 13 रुपए में परचेज की जानी थी, ठीक है साहब। फिर ये मुझे पता लग गया 13 रुपए, मतलब ये भी पता लग गया। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से आसानी से मैं निकाल सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, तो वो निकल गई 23,900। सो साहब
जब ये 23,900 निकल गया, ये आपको पता है 13 रुपए, तो बहुत आसानी से आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल सकते हो। मतलब रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 2 में मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बहुत स्पेशल चालू होता है। जब आप लेबर की बात करेंगे तो बेटा यहां पे मुझे बताया गया कि मेरे पास 125 लेबर है, जिसमें से 60% लेबर स्किल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 40% लेबर अनस्किल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दोनों ने ही 40-40 आवर वर्क किया है, इनका ये रेट था। सेम कैलकुलेशन यहां पे आ जाएगा। सबसे मेन कैलकुलेशन था स्टैंडर्ड आवर निकालना। और यारो स्टैंडर्ड आवर किसके आधार पे निकलते हैं? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे निकलते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ नहीं है। लेकिन हमें यह पता है जब मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड निकाला गया होगा तो स्टैंडर्ड मतलब होता है फ्लेक्सिबल बजट, और फ्लेक्सिबल बजट हमेशा किसके आधार पे निकलता है यारो? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे निकलता है। तो जितना भी एक्चुअल आउटपुट आया होगा उसके लिए इतना मटेरियल लगना चाहिए था। जितना भी एक्चुअल आउटपुट आया होगा उसके लिए इतना मटेरियल लगना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला है कि 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल में 8 यूनिट बन जानी चाहिए थी। तो भाई साहब जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। तो जो भी एक्चुअल आउटपुट आया है, देखिए सिंपल सा इसको इक्वेशन बना लीजिए आप। 1 kg में 8 यूनिट बननी चाहिए। तो जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 23,900, इसमें कितना एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था? तो द एक्चुअल आउटपुट विल बी 1,91,200। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विदाउट दिस यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द लेबर वेरिएंसेस। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा, हर बार एक्चुअल आउटपुट के आधार पे आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे। इस क्वेश्चन में जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन है। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, मतलब जो भी एक्चुअल आउटपुट आया होगा उसको मैन्युफैक्चर करने में इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, और हर एक क्वांटिटी से 8 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए था। मतलब आपका आउटपुट आया होगा 1,91,200। अब बड़ा सिंपल है यारो। अब उसने बोला है भैया मुझे 15 मिनट मतलब 0.25 आवर, 0.25 आवर में 10 यूनिट बननी चाहिए। तो हर एक यूनिट बनाने में इतना समय लगता है, तो 1,91,200 यूनिट बनाने में कितना समय लगना चाहिए था, ये आ गया आपका। फिर फिक्स्ड ओवरहेड में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए था भाई साहब, बजटेड आउटपुट। बिना बजटेड आउटपुट के आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यारो बोला है कि एक वीक में 40 आवर्स होते हैं। ठीक है साहब, 40 आवर्स होते हैं। मेरे पास कितने वर्कर है? 125। तो मेरे बजटेड आवर आ गए 5000, मेरे बजटेड आवर आ गए। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोला था कि हर 15 मिनट में 10 यूनिट बन जानी चाहिए। मतलब हर एक यूनिट को बनाने में 1.5 मिनट्स लगने चाहिए। हर एक यूनिट को बनाने में मुझे 1.5 मिनट्स लगना चाहिए। तो भाई साहब 5000 मेरे पास आवर है, मल्टीप्लाई बाय हर एक आवर में 60 मिनट, तो 3 लाख मिनट्स की मेरे पास बजटेड कैपेसिटी थी, और हर यूनिट को बनाने में मुझे 1.5 आवर लगते हैं। इसका मतलब मेरी जो बजटेड आउटपुट था वो बजटेड आउटपुट 2 लाख यूनिट था। तो इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पार्ट बेटा एक्चुअल आउटपुट निकालना और बजटेड आउटपुट निकालना। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो मैंने अभी आपको समझाया, आपको सॉल्यूशन देख के एक बार और इसको समझना पड़ेगा बेटा, देन यू विल बी एबल टू गैदर की कंसेप्ट क्या है। डायरेक्टली ये एक बार में समझ में नहीं आता, यू टू प्रोवाइड सम टाइम टू योरसेल्फ कि कैलकुलेशन कैसे किए गए। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आर वेरी इजी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था बेटा, ये भी अपने आप में एक ट्रिकी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 बी पूरा ट्रिकी था। यहां पे इन्होंने क्लियर कट एक वर्ड बोला है, इफेक्ट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बताना है। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आप रिकंसिलिएशन के करते थे उसमें इफेक्ट बताते थे आप फाइनेंशियल प्रॉफिट के ऊपर, यहां पे कॉस्ट प्रॉफिट के ऊपर आपको अपना आंसर देना था कि कॉस्ट प्रॉफिट निकालते समय क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलो साहब, उम्मीद है
जो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट है बेटा और जो बच्चे थे जिन्होंने मई 23 दिया है, दोनों को ही ये सेशन हेल्प करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, जो भी आपके डाउट है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी आपकी क्वेरी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली मैनर पे मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर पाऊं। सो थैंक यू बेटा, साइनिंग इट ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज के आनंद की जय। थैंक यू।